एक बार पुनः आप सबका स्वागत। नमस्कार। हम अपने अभ्यास के दूसरे चरण में हैं, वार्तालाप चरण में। इस दौरान आप अपने प्राणायाम को जारी रखेंगे क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूं। कल हम लोग विचार कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे भोजन के ऊपर। तो भोजन के ऊपर वार्तालाप को हम लोग जारी रखेंगे कुछ समय के लिए, आज के लिए। यदि जीवन में कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और जानने का विषय है, वो है भोजन। सबसे पहले आप प्राणायाम को अपने जारी रखेंगे, ध्यान आपका हमारी तरफ, क्रिया अपने शरीर के ऊपर। आप चाहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति करें, चाहें तो आप चंद्रभेदी करें, अन्य प्राणायाम करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो डीप इनहेल और एक्सहेल करें, बिल्कुल शांत अवस्था में होकर के। पूरा ध्यान हमारी तरफ और क्रिया आपके शरीर की ओर। तो जीवन में यदि कुछ भी सबसे पहले जानने और समझने का विषय है तो वो है भोजन, क्योंकि यही जीवन का आधार है। पंच महाभूतों में से पहला महाभूत यानी वायु, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। दूसरा पंच महाभूत, पंच तत्व, जिसे हम जल कहते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने गंभीर चर्चा किया। तीसरा पंच महाभूत, पंच तत्व, मिट्टी, धरती, और धरती का बाई प्रोडक्ट भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा, जिसके बिना लोग जुड़ने रहे। राकेश जी का स्वागत है आपका, जो कि हमारे गांव से हैं। आइए हम चर्चा कर रहे हैं भोजन के ऊपर। सबसे पहले अपने भोजन को जानना है कि भोजन हमारा क्या है, भोजन कैसा है, कैसा हम भोजन करें, कैसा हम भोजन ले रहे हैं और कैसा भोजन हमें लेना चाहिए। कंडीशन इसके साथ दो कंडीशन है। पहला कि हमारे सामने उपलब्धता किस चीज़ की है, क्या चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। जो चीज़ हमें उपलब्ध होगा हम उसी की बात कर सकते हैं, उसी को बेहतर बना सकते हैं। जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उस चीज़ के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो शायद हमें समस्या ही आएगी। तो हम अपनी उपलब्धता को देखें और हमारे पास जो है उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें शाकाहार भोजन करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, हमें मांसाहार ही करना चाहिए। और दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो मिक्सअप भोजन करते हैं। संगीता जी जुड़ रही हैं, आपका स्वागत है। आपकी इच्छा, हम उस विषय में नहीं जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके पास जो उपलब्ध हो और जिस तरीके से भी उपलब्ध हो, जिस मात्रा में उपलब्ध हो, उस मात्रा में आप आहार लें, ये आपका विषय है। हमारा सिर्फ विषय इतना है कि आप जो भी भोजन लें उसका डाइजेशन होना चाहिए। अगर वो हमारा शरीर में पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भोजन ही विष का काम करेगा। तो पूरा का पूरा फोकस हमारा उसे पचाने के ऊपर है और योग का विषय भी यही है। अब हम देखते हैं प्रकृति के तीन स्वरूप हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं। पहला गुण है जनरेटिंग का, प्रकृति पैदा करती है। दूसरा गुण है वो ग्रो करने का, और तीसरा गुण है उसे डिस्ट्रॉय करने का। उसी तरह से भोजन के भी तीन गुण हैं, जिसे हम सात्विक गुण कहते हैं, राजसिक गुण कहते हैं और तामसिक गुण कहते हैं। हमारे शरीर की भी ये तीन अवस्थाएं हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक अवस्थाएं हैं। जैसा हम आहार लेते हैं वैसा हमारे शरीर में, मन में वो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। कुछ भोजन ऐसे हैं जो सात्विकता उत्पन्न करते हैं, सादगी लाते हैं, और हर सबकी विशेषता है। ऐसा नहीं कि उसकी वो खामी नहीं है, वो विशेषता है। इससे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं
जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा श्रम है, उन्हें श्रम आएगा कहाँ से? शारीरिक श्रम की बात कर रहे हैं, मेंटल श्रम की बात नहीं कर रहे हैं। मैं वार्तालाप कर रहा हूँ आप सबसे, यह शारीरिक कम है, मानसिक ज़्यादा है। इसमें फेफड़े लंग्स की ज़्यादा उपयोगिता है, गले की ज़्यादा उपयोगिता है, मसल्स की उपयोगिता कम है। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें टिकम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल्ली से, नोएडा से जुड़ रहे हैं जी। हम जो आहार ले रहे हैं, जैसे यदि हमारे मसल्स का वर्क लेना है, जैसे बहुत सारे खेती बाड़ी से जिससे संबंधित कार्य है, जिन्हें शारीरिक श्रम ज़्यादा करना है, सबसे पहले जो सेना में लोग होते थे उन्हें हेवी डाइट दिए जाते थे, हेवी प्रोटीन दिए जाते थे, ताकि उनका मसल्स, दिमाग हमेशा एक्टिव रहे काम करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शारीरिक वर्क करना है तो वो हेवी प्रोटीन से आएगा, हेवी कार्बोहाइड्रेट से आएगा। उनके लिए तो मांसाहार ही आवश्यक हो गया। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं, स्थान है जहाँ पे, हाँ नमस्कार सर टिकम सिंह जी, आप नमस्ते बोल रहे हैं, हम भी आपको नमस्कार, स्वागत है आपका। अन्य लोग हमसे जुड़ रहे हैं ग्रुप में जी, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं योगाभ्यास के बाद भोजन के ऊपर। तो भोजन हमारा कैसा हो, तो आपकी उपलब्धता के आधार पे हो सबसे पहले, और ज़रूरत के आधार पे हो जो आपकी उपलब्धता है। हालांकि धीरे धीरे भोजन में बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ती जाती है। हर चीज़ में समस्याएं हैं, फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तामसिक भोजन यदि हम ज़्यादा करेंगे तो यह हमारे शरीर को तामस बढ़ाएगा, निद्रा ज़्यादा लाएगा, आलस्य लाएगा, यह उसकी खूबी है, लेकिन उसमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यदि हम राजसिक भोजन करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन करते हैं, इन सब चीज़ों का सामना करते हैं, हैवी लग्जीरियस भोजन करते हैं, तो यह हमारे शरीर में उतना ज़्यादा ऊर्जा नहीं देगा जितना तामसिक भोजन देगा, लेकिन यह शरीर को बैलेंस करके रखेगा। और हम सात्विक भोजन करते हैं, जैसे यदि हम किसी वस्तु को उसी स्वरूप में, नेचुरल फॉर्म में लें, जैसे फ्रूट्स, सब्जियां, कच्चे फल पदार्थ ये सब लें, तो यह हमारे शरीर में सात्विकता उत्पन्न करता है, यानी सादगी लाता है। तो यदि आपके जीवन, अब किसको कैसा भोजन लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो उपलब्धता आपके पास कैसी है। आपके पास जो उपलब्ध होगा आप वहीं ले पाएंगे, आपके आसपास में। दूसरी बात यह है कि हम उसे उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी दिनचर्या, जीवन शैली कैसी है, वैसा हमें आहार लेना चाहिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप देखें, वाच करें, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं। अब कल्पना करें हम सारे लोग पूरी दुनिया में शाकाहारी हो जाएं, एक छोटी सी कल्पना है। इन सब चीज़ों पे बहुत कम लोग बात करते हैं, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। अगर सारे लोग दुनिया में शाकाहारी हो जाएं, क्या होगा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हम सभी तक पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। प्रकृति को बैलेंस करने के बहुत अच्छे माध्यम है। हम कल्पना करें ठंडे प्रदेशों में आप शाकाहार भोजन लें, उन्हें हीट उत्पन्न करने की ज़रूरत होती है उस मात्रा में जिस मात्रा में वो चाहते हैं। हम कल्पना करें तिब्बत के पठारों में, वहाँ का मुख्य आहार ही है याक, सूरा गाय, उनका मुख्य आहार है। और हम यहाँ कल्पना करें कि नहीं, आप सात्विक भोजन लें, आहार ले सकते हैं, लेकिन शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। हम कल्पना करें समुद्र तटीय इलाकों में कि आप वहाँ पे शाकाहार भोजन लें, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उपलब्धता नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे जो चीज़ उपलब्ध हैं, हम में से अधिकांश लोग मैदानी इलाकों में उपलब्ध हैं, रहते हैं, और मैदानी इलाकों में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक आहार मिल रहा है। और ऐसे में यदि हम उस आहार के ऊपर काम करें जो हमारा प्राकृतिक नहीं है, तो हमारे लिए वह समस्या उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जो जिस क्षेत्र में रह रहा है, आपके आसपास में 50 से 100 किलोमीटर के चीज़ में जो भी उत्पादन हो रहा है, आप उसको आहार के रूप में ग्रहण करें, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो शाकाहार हो या अन्य हो या मिक्सअप हो। अब हमारा मुख्य विषय ये है, उसका डाइजेशन होना चाहिए। आप जो आहार ले रहे हैं तो किस तरीके से आप लेंगे, वही डाइजेस्ट करेगा, उसे ठीक करेगा। तो डाइजेशन के लिए
धीरे धीरे हम लोगों ने कर चर्चा किया था कि जो भी आहार ले रहे हैं आप उसे धीरे धीरे भोजन करें। सबसे अच्छा होगा आप उसे नेचुरल फॉर्म में लें। हमने फल को लिया और फल को, ताज़े फल को खा लिया, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। हम अंकुरित अनाज को लिए, हम सब्जी को लिए, सब्जी मैक्सिमम सब्जियां ऐसी हैं जो हम ताज़े स्वरूप में, उसी स्वरूप में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, तो हमें उसी स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वात पित्त और कफ प्रकृति है, इसके अनुसार देखते हुए हमें उसके स्वरूप को चेंज करना होता है। जैसे कुछ आहार ऐसे हैं जो हम उसी स्वरूप में ग्रहण करेंगे तो वह पित्त को बढ़ा देगा। कुछ आहार ऐसे हैं कि हो सकता है वो कफ को बढ़ा दे। कुछ आहार ऐसे होंगे जो वात को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा शरीर कैसा है वात पित्त कफ के अनुसार उसे समझने की आवश्यकता है। यदि हमारा वात बढ़ा हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके विरोधी हम अपने आसपास में विशेषज्ञों से राय लें, बात करें, जानें इसे शमन करने का क्या उपाय है। हम कोशिश करेंगे हल्का सा सामान्य भोजन, ठंडे भोजन करने का। अगर हमें ऐसा हमें वात को बढ़ाना है, जैसे ठंडे प्रदेश में चले गए हैं, ठंडी का मौसम है तो हमें वात को बढ़ानी है, तो हमें स्टीम भोजन, गर्म भोजन लेना है, ज़्यादा गर्म लेना है और ऐसा भोजन लेना है जो हमारी प्रवृत्ति को चेंज करे, बढ़ाए। उसी तरह से हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें से कल हमें एक हमारे गार्जियन हम कह सकते हैं, वरिष्ठ सदस्य कह सकते हैं, उन्होंने इंडिकेट किया थोड़ा सा। बहुत सारी, कल हम लोगों ने एक चर्चा भी की थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें याद नहीं रख सकते। आज भी हम बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते। एक बहुत लंबा विषय है, भोजन इतना बड़ा विषय है जिसपे कितने दिन भी चर्चा की जाए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजीव दीक्षित जी और आज के समय में विश्वरूप राय चौधरी, ये आहार के ऊपर इन दोनों लोगों के बहुत बड़े बड़े रिसर्च आ रहे हैं। आप इन दोनों लोगों के रिसर्च को पढ़ें, समझें, वीडियो ऑडियो को। आहार से संबंधित, मैं अन्य विषयों की बात नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ भोजन पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। हो सकता है आप उनसे सहमत हो सकता है आप सहमत न हो, लेकिन मेरे समझ से इन दोनों के विचार जो हैं, क्रियाकलाप आहार के ऊपर, भोजन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ज़बरदस्त हैं। तो आप इनका अनुसरण कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम उनका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, उसे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हैं। तो ये इन दोनों लोग, मैंने भी अगर कोई बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की है, जो भी जानकारी हासिल की है वो आप दोनों महापुरुषों के, महानुभावों के ज्ञान को अर्जित करके ही। आप दोनों लोगों ने भी किसी का सुना है, ये परंपरा है। हम अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से ग्रहण करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो भोजन के ऊपर इन दोनों लोगों के क्रियाकलाप बहुत बेहतर है। अब हम यौगिक भोजन की चर्चा करेंगे। योग के ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, विशेष तौर से हठ प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका एक ग्रंथ है, स्वामी स्वात्माराम जी ने इसे लिखा है। उसमें आहार के ऊपर बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छा बात कही गई है कि आहार प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, हमारे सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला होना चाहिए, सप्त रसों युक्त होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह मौसम के अनुकूल होना चाहिए। तो ये भोजन होना चाहिए ऐसा, आहार ऐसा होना चाहिए। और अगली बात यह है कि हमें इस तरीके से आहार लें, भोजन करें कि हमारी जितनी भूख है, हमारी जितनी क्षमता है। अभी एक समस्या बहुत ज़बरदस्त है, हम अपनी क्षमता से ज़्यादा भोजन करते हैं और ज़्यादा भोजन करना सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का जड़ है। तो इन ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट वर्णन है कि आप अपने भूख का आधा हिस्सा अन्न से भरें, यानी आपकी जितनी क्षमता है, हमारे आमाशय की जितनी क्षमता है, उसका आधा हिस्सा ठोस आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उससे भरना चाहिए। यानी हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी इनसे भरें आधा हिस्सा। अब शेष आधे का आधा, यानी 2 भाग हमें आहार ग्रहण करना है और 1 भाग हमें लिक्विड लेना है, तरल पदार्थ लेना है। अब तरल पदार्थ क्या ले सकते हैं, उसे तरल पदार्थों से भरना है और शेष 1 हिस्से को
खाली छोड़ना है। हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिए। 2 हिस्से को आहार से भरना है, 1 हिस्से। राम किशोर मीना जी का स्वागत है, आप हमसे जुड़ रहे हैं। अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं या फिर वो निकल जा रहे हैं। तो जो भी जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। हम आहार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो भोजन का, भूख का 2 हिस्सा भोजन से, अन्न से, ठोस पदार्थों से भरें, 1 हिस्सा तरल पदार्थों से भरे और शेष 1 हिस्से को खाली छोड़े वायु के आवागमन के लिए। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण समझें। गर्मी का मौसम है इस समय, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में मैक्सिमम जगहों पे गर्मी का मौसम है और हम सभी लोगों के पास ऑटोमोबाइल है, बाइक है। मैक्सिमम लोगों के पास बाइक के लिए पेट्रोल आवश्यक है और पेट्रोल हम भराने जाते हैं, पेट्रोल टंकी पे जाते हैं। वहाँ पे स्पष्ट लिखा रहता है, निर्देश दिया जाता है कि गर्मी के मौसम में आप अपने फ्यूल टैंक को फुलफिल न करें, भरे नहीं, थोड़ा सा खाली रखें। कारण बहुत स्पष्ट कारण है कि गर्मी के मौसम में यह हीट उत्पन्न होता है और उसमें वेपोराइजेशन होता है, वाष्प बनता है, उसका प्रेशर बढ़ता है। तो यदि टंकी फुल रहेगी तो भाप को प्रवेश करने का या जो वो भाप उत्पन्न होता है, जो स्टीम उत्पन्न होता है, प्रेशर को मेंटेन करने का जगह होना चाहिए। और यदि जगह नहीं रहेगा, आपने टंकी को फुल कर दिया, फिर क्या होगा? ब्लास्ट कर सकता है, तो कंडीशन खराब हो सकते हैं। सेम का सेम कंडीशन हमारे शरीर का है। हम बाहर की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, अंदर की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा शरीर पूरी तरह से एक पेट्रोल टैंक की तरह है और यदि हम इसे खाली जगह छोड़ेंगे थोड़े समय के लिए, कुछ न कुछ जगह हमें छोड़ना है ताकि यहाँ भी हीट उत्पन्न हो रहा है। भोजन को पचाने के लिए शरीर में HCl उत्पादित हो रहा है और HCl शरीर को हीट उत्पन्न कर रहा है, भोजन को गर्म कर रहा है, उसे तोड़ रहा है और वहाँ पे गैस उत्पन्न होता है। और यदि आमाशय में जगह नहीं रहेगा तो भोजन का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और फिर जलन उत्पन्न होगा, अन्य क्रियाकलाप उत्पन्न होंगे। तो यह हमारे लिए एक समस्या है। इसलिए शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, अपने आहार को संतुलित करें, संयमित करें और जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम आहार लें। यह स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन कार्य है और ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही मेंटेन रहेगा, फिट रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे भोजन 3 प्रकार के भोजन है और हमें 3 प्रकार का आहार लेना भी चाहिए अपने जीवन में। कम से कम 1 हिस्सा फ्रूट्स लेना चाहिए, कच्चे सब्जियां, फल लेना चाहिए, 1 हिस्सा ठोस आहार लेना चाहिए और 1 हिस्सा लिक्विड आहार लेना चाहिए। तो 3 तरह के भोजन हमें लेना चाहिए। अब लिक्विड आहार में हम जूस ले सकते हैं, इस समय तमाम जूस चल रहा है। आप छाछ ले सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर मना करते हैं दूध का, हम उस कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, वो एक लंबा विषय होगा। लेकिन तो हमारे जीवन में दूध एक बहुत ही दूध उत्पाद, दूध, दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी जिसे हम कहते हैं, हमारे जीवन का मुख्य आहार रहा है। हम इतना अवश्य कहेंगे कि आप A1 के बजाय A2 मिल्क के ऊपर फोकस करें। मिल्क में जो प्रोटीन है वह A2 और A1 दो प्रकृति का है। A1 हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, A2 प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। बड़े बड़े रिसर्च आ रहे हैं वैद्यों का, ऋषियों का। इसलिए कहा गया है देसी गाय में A2 मिल्क मिल रहा है। तो हम वर्तमान से देसी गाय की ओर प्रवृत्त हों, कोशिश करें, व्यवस्थाओं को बदलें, डिमांड करें। तो 1 हिस्सा हमारे भोजन का होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, प्राकृतिक रूप में, उसमें एंजाइम, लाइव एंजाइम है और यह सुबह का आहार हो, प्रातः काल का, तो सबसे अच्छा। हमें सजीव भोजन करना है, एनर्जी वाला भोजन करना है। पका हुआ भोजन, तला हुआ भोजन एक निर्जीव आहार है, उससे हम जितना बचेंगे उतनी शारीरिक समस्याएं कम होगी और उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। जी हाँ। दूसरा, लिक्विड आहार
लिक्विड आहार में हम जो भी ले सकते हैं, इस समय तरबूज खरबूज भी एक तरह से लिक्विड आहार के फॉर्म में आ रहा है। जूस के रूप में ले सकते हैं, हम जूस बना के ले सकते हैं, छाछ के रूप में ले सकते हैं। यह भोजन का दूसरा हिस्सा होना चाहिए हमारे जीवन का। और तीसरा और महत्वपूर्ण घटक है हमारा ठोस आहार, जिसमें मुख्य रूप से है कार्बोहाइड्रेट। 3 भोजन में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, गेहूं में, चावल में और आलू में। आलू एक ऐसा आहार है जिसे हम सब्जी के रूप में लेते हैं और हमारे भोजन का मुख्य अंग है आलू। लेकिन एक समझने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट को जितना ज़्यादा उबाला जाएगा, तला जाएगा, पकाया जाएगा, विशेष तौर से आलू को, आलू एक ऐसा आहार है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हम गाँव में पहले, अभी भी कभी कभी जब अवसर मिलता है, उपले में, गोईठा में, आग में उबाल करके, भून करके खाते हैं, बहुत पौष्टिक लगता है। उसी आलू को पानी में बॉयल करके खाएंगे तो भी पौष्टिक है, लेकिन थोड़ा सा कम पौष्टिक लगता है। और उस आलू को सब्जी के रूप में या तेल के रूप में तल के खाएंगे तो यह न सिर्फ पौष्टिकता कम करते हैं बल्कि यह जहर का काम करता है। तो आलू को कम से कम तलने का प्रयास कीजिए। मेरे विचार से, मेरे समझ से, आलू की भुजिया जो हमारा सबसे प्रिय भोजन है, भोजन के रूप में सबसे खतरनाक भोजन है, तो कृपया इससे बचने का प्रयास करें। आलू को नेचुरल फॉर्म में बॉयल करके ले सकते हैं। जितना इसमें मिर्च मसाले तेल का उपयोग कम करेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए एनर्जेटिक होगा। बॉयल भोजन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आहार को इस स्वरूप में लेने का प्रयास करें। प्रातःकाल में जितना संभव हो लाइव भोजन लें, ताज़े फल लें, आहार लें। और उसके बाद आज मौसम के हिसाब से ककड़ी, सलाद, खीरा, इन सब का उपयोग करें। अपने भूख का एक हिस्सा खाली छोड़ें ताकि उसमें ऊर्जा का प्रवाह हो सके, तभी अच्छे से डाइजेशन होगा। कल हमने एक शब्द उपयोग किया था, ज़बरदस्त भोजन करें। उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि भरपेट भोजन से थोड़ा सा कम भोजन करें ताकि हमारा एनर्जी लेवल बरकरार रहे। और समस्या भूख से कम, ज़्यादा खाने से ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में भूख से समस्या है, लेकिन अधिकांश लोगों के जीवन में ज़्यादा, मैक्सिमम लोग खा खा करके परेशान हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कम खाना खाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लॉन्ग लाइफ जिएं, हेल्दी रहें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, विचार करें। आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा, स्वागत रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक से कुछ लाभ मिला होगा। थोड़ा सा हम लोगों ने विचार किया, आगे किया। बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबा विषय है और थोड़ा सा मुश्किल भी विषय है। इतने कम समय में इतने सारा लंबा सारा बातचीत नहीं किया जा सकता। हम लोग अन्य मुद्दों पे बात करेंगे। नियमित अभ्यास जारी रखेंगे अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के यह सबसे अच्छा माध्यम है योगाभ्यास। आहार, प्राकृतिक आहार, नेचुरल वातावरण शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। तो अपने हम मन को स्वस्थ रखेंगे, तनाव को दूर करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करें, घर परिवार के साथ मिलजुल करके काम करें। इन बातचीत के साथ आज के अभ्यास को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उद्गीत प्राणायाम करते हैं, शांति पाठ करते हैं। तो भ्रामरी के पोजीशन में आ जाते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को रब करें और इस ऊर्जा को अपनी आँखों पे, माथे पे, चेहरे पे, गर्दन पे, पूरे शरीर पे लेने का प्रयास करें। अपने अपने गुरु, माता पिता, बड़ों अग्रजों को, प्रकृति को, अपने देव को, ईश्वर को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जिन्होंने हमें यह विशेष समय उपलब्ध कराया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम योगाभ्यास का समापन संविधान की प्रस्तावना से करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता करने के लिए, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय पे किसी और टॉपिक पे योगाभ्यास के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और यदि कोई प्रश्न है मन में, कोई विचार हैं, तो आप ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।